जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग असर्शन और रीजन पे क्वेश्चंस जो है मैट्रिक्स पे उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टफ क्वेश्चंस हैं जिसकी आने की संभावना ज्यादा है, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस असर्शन और रीजन्स में बनने की संभावना प्रबल है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम पिकअप करने जा रहे हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, वो लिखा है कि द मैट्रिक्स एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एलिमेंट है इसमें 3-1 0 3/2 3√2 और 1 4 3-1। डेफिनेटली 3/3 का है। इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो ये जो है वो फॉल्स हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस का एक सबसे बड़ा फायदा है ना कि असर्शन का या रीजन का पहले टेस्ट करिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे अगर आपको आर फॉल्स मिल गया तो फिर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही आर फॉल्स है, बाकी कहीं आर फॉल्स नहीं है। अगर ए फॉल्स मिल गया तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राइट। तो अब यहां देख रहे हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया है, मतलब कि ये सही नहीं है, असर्शन सही नहीं है, ये फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। रीजन में दिया है तो रीजन में भी थोड़ी आपत्ति है, ऐसा थोड़ा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। जैसे इफ ए कहा है कि ए आई जे और एम क्रॉस 1 देन ए इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स तब होता है जब हमारे एक ही कॉलम हो, ठीक है, कॉलम की संख्या एक ही होनी चाहिए। तो यहां कॉलम की संख्या एक है, राइट, तो ठीक है, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। बट यहाँ m इज इक्वल टू n1 भी तो हो सकता है, बट m ग्रेटर देन 1 यहाँ थोड़ा मेंशन होना चाहिए। ये मेंशन कर देते तो बात और क्लियरिटी हो जाती, क्योंकि मैथमेटिक्स में ना कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, m ग्रेटर देन 1 मेंशन होना चाहिए। तो अगर ये कॉलम 1 है तो डेफिनेटली उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो असर्शन है वो तो हमारा ट्रू है, बट हमारा जो रीजन है वो तो ट्रू है, बट असर्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ही। ठीक है, एक ही गलत हो गया तो बाकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि एक मैट्रिक्स ए डिफाइंड है, ए आई जे कैसे डिफाइंड है, यहाँ के है आई इज इक्वल टू जे के लिए, और आई इज इक्वल टू जे जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और ये जीरो है जब आई नॉट इज इक्वल टू जे है, ये है वेयर के इज ए स्केलर इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन के इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि जब के की वैल्यू 1 होगी तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये। आई नॉट इज इक्वल टू जे, और ए के बारे में ऐसा मैट्रिक्स हमारे ए आई जे लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि अगर आई इज इक्वल टू जे हो तो आई इज इक्वल टू जे मतलब A11 A22 और A33। अगर ऐसे में k की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो वो जो डिफिनीशन होती है, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अगर i इज इक्वल टू जे पे कोई जरूरी नहीं है, वो आइडेंटिटी हो या ना हो, कोई अदर एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग अगर k हो जाए तो मतलब क्या है, इस टाइप का अगर कोई मैट्रिक्स आप लिखते हैं, यहाँ मान लीजिए k लिख दिए 0 0, यहाँ 0 k 0 0 0 k, एक कोई कांस्टेंट आपने लिख दिया दिस। अगर ये 0 लिख देंगे तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर k1 अगर मैं लिख दूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर k1 नहीं है, 1 के अलावा अन्य कोई मैट्रिक्स है, तो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन होती है, तो k इज इक्वल टू 1 पे तो पक्का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जो असर्शन है वो मेरा ट्रू है, तो ए ट्रू है, तो ए ट्रू होने पे तो बहुत सारे ऑप्शन शुरू हो जाएंगे, ए बी और सी में से कुछ भी सही हो सकता है। अब आर पे आते हैं, रीजन में देखते हैं क्या है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि क्या प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती है? नहीं,
जितनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो स्केलर मैट्रिक्स ऑलरेडी होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स से क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। उस मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स कहता हूं जब डायगोनल एलिमेंट एक सेम हो जाए और बाकी अनदर एलिमेंट 0 हो जाए। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। लेकिन यहाँ कहा इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स, तो ये बात गलत है। असर्शंस फॉल्स है, तो आर फॉल्स है, तो आर फॉल्स है तो मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एक ट्रू होना ही पड़ेगा, तो ये ट्रू ही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है दिस इज द राइट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है असर्शन रीजन्स का, क्योंकि यहाँ असर्शन रीजन में चीजें स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं। एक मैट्रिक्स ए है, ये है 2 3 -1 और 1 4 2 है। तो डेफिनेटली ये जो मैट्रिक्स है वो 2/3 का है। और एक मैट्रिक्स बी गिवन है वो है 2 3 4 5 और 2 1। तो डेफिनेटली इसका जो ऑर्डर है वो हमारा 3/2 है। अब यहाँ कह रहा है कि देन ए बी एंड बी ए बोथ आर द डिफाइंड। क्या ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड होंगे? यस, ए बी डिफाइंड होगा क्योंकि ये 2x3 है और ये 3x2 है। तो इसका कॉलम और इसका रो कॉमन है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। जब बी ए डिफाइंड होगा कि नहीं? तो बी का जो ऑर्डर है वो 3x2 है और ये 2x3 है। यस, ये भी डिफाइंड होगा। ए बी एंड बी ए बोथ आर द डिफाइंड हियर। अब उसके बाद जो नीचे रीजन दिया है कि फॉर द टू मैट्रिक्स ए एंड बी द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यस, दिस इज 100% राइट। तो दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो। यही बात रीजन्स में लिखा गया है। तो दोनों सही है और रीजन जो है इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। ये ट्रू है और रीजन्स भी ट्रू है और रीजन्स क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि ए बी और बी ए कब डिफाइंड होते हैं। तो यहां इसका ऑप्शन ट्रू है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ 3 मैट्रिक्स ए बी एंड सी डिफाइंड है, एक ही ऑर्डर के हैं। तो नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें असर्शन ये है कि इफ ए इज इक्वल टू बी कोई मैट्रिक्स है तो दिस इंप्लाइज देन कह रहा है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा। रीजन्स में दिया है कि इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाए तो दिस इंप्लाइज आर देन ए इज इक्वल टू बी होगा। नहीं, ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो कोई जरूरी नहीं ए इज इक्वल टू बी होगा। ए इज इक्वल टू बी हम तभी लिख सकते हैं जब सी इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। अगर सी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैं ए इज इक्वल टू बी नहीं लिख सकता हूं। और सी पता नहीं मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है या नहीं। अगर मैट्रिक्स सी नॉन सिंगुलर है तो ये बात 100% दावे के साथ सही होगी। लेकिन अगर सी नॉन सिंगुलर नहीं है, इनवर्टिबल नहीं है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी ये इंप्लाइज नहीं करेगा कि ए इज इक्वल टू बी होगा। तो रीजन उसका हमारा फॉल्स है। तो अगर रीजन फॉल्स है आर तो सी सही है, ए को ट्रू होना ही पड़ेगा। यस, अगर ए इज इक्वल टू बी, अगर दो मैट्रिक्स कोई इक्वल है तो उसमें किसी भी मैट्रिक्स से प्री और पोस्ट मतलब बाद में मल्टीप्लाई करें या पहले मल्टीप्लाई करें बातें सेम रहती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं, ए सी इज इक्वल टू बी सी अगर दिया है तो ए इज इक्वल टू बी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ सी इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स और सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब ये बात लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हैं। तो जो रीजन है वो 100% गलत है। तो अगर रीजन फॉल्स है तो आर एक ही फॉल्स है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है जी। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है जो हमने रिजल्ट डेवलप किया था उस रिजल्ट पे ही क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इज मैट्रिक्स इज व्हाट 3 -2 एंड 4 -2। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ के सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2 आइडेंटिटी इज -1। ऐसा होगा क्या, ये पूछा है। रीजन है कि एफ एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन रीजन में है कि ए और बी अगर सेम ऑर्डर के हैं तो क्या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होगा
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर के। तो यस, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर आएगा, ए बी होगा, ये बी इंटू ए बी ए होगा और बी इंटू बी बी स्क्वायर होगा। यस, दिस इक्वल टू दिस। और ए बी इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स में हम तभी लिख सकते हैं जब ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे। अगर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक मल्टीप्लीकेशंस में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हर केस में मैं नहीं लिख सकता हूं। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो 100% होता है। तो जो r है वो ट्रू है, ठीक है, राइट। अब हम a पे देखते हैं, क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i मैं लिख सकता हूं। k की ऐसी वैल्यू होगी जहां -1 होगा। तो चलते हैं, हमने बताया था कि जब भी इस टाइप का रिलेशन हो कोई भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स ए, तो उसके लिए हमने एक रिजल्ट डेवलप किया था। अगर ए बी सी डी है तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई हमेशा ये 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो चलिए देखिए, ठीक यही चीज यहाँ अप्लाई करिए। तो ए स्क्वायर कैलकुलेशन नहीं करना है, माइनस ए प्लस डी मतलब सम ऑफ द डायगोनल, तो 3 माइनस 2 दिस, उसके बाद प्लस डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो ये हो गया -6 और ये हो गया +8, दिस इज द आई 0। तो कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए एंड प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो अब यहां से देखते हैं, और ये यूनिक रिलेशन होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है 2 ऑर्डर का, तो ऑलवेज दिस कंडीशन इज द यूनिक। तो इसको जरा देखें, क्या हो गया, ए स्क्वायर मैं यहां से लिखने जा रहा हूं, ये हो गया माइनस के ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0। एस तो ए, अच्छा, तो के की वैल्यू यहाँ ए स्क्वायर, अगर इससे और इससे मैं कंपेरिजन करूं तो ठीक है, के इज इक्वल टू -1 होगा, माइनस के इंटू ए है, तो माइनस के इज इक्वल टू -1, तो के इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ। और दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ के जो होनी चाहिए इज -1, नो -1 नहीं है, के 1 है। अगर के 1 होता तो ये मेरा ट्रू हो जाता, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए गलत हमारे ऑप्शन डी में है, तो फिर आर को ट्रू होना पड़ेगा, तो आर ट्रू वही है। और ये जो ऑप्शन सही तब होता जब यहाँ से माइनस ए तो के इज इक्वल टू 1, तो अगर के 1 लिखा रहता तब तो ए ट्रू हो जाता, बट के 1 नहीं है, -1 है, तो दिस इज द रॉन्ग ईयर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, कि ये फॉल्स हो गया और आर जो है ट्रू, ठीक है। अब चलते हैं, क्वेश्चन और है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी थोड़ा पिकअप किया जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे यहाँ क्वेश्चन को बनाया गया है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे जो रिजल्ट है स्टूडेंट उस चीज को याद कर लेना तो वो सही रहेगा, उनके बड़ा काम आने वाला है। और रिजल्ट को वो बार बार नोट भी करते रहें, बार बार लिखते रहें, क्योंकि रिजल्ट जितनी जबान पे रहेगा एमसीक्यू उतना तेजी से लगेगा। और एमसीक्यू अगर सिर्फ आप लगाना सोच रहे हैं कि एग्जाम में जाके मैथमेटिक्स में लगाऊंगा, ए स्क्वायर निकालूंगा, ए क्यूब निकालूंगा, तो फिर आपके लिए 3 घंटा भी कम हो जाएगा। ये बात मेरी, जितना जल्दी आपको समझ में आ जाए उतना अच्छा है। इसलिए एमसीक्यू के क्वेश्चंस को ताबड़तोड़ सॉल्व करने के लिए, विद इन द टाइम सॉल्व करने के लिए, आप जो रिजल्ट है, जो ट्रिक है, वो जबान पे रहना चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिजल्ट बेस है, रिजल्ट देखा और खड्डे मार दिया। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि ये बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं आप ऑर्डर 3 का, तो ए सिमेट्रिक्स है तो मतलब ए डैश ए होगा, बी सिमेट्रिक्स है मतलब बी डैश बी होगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, असर्शन में दिया है, ये दिया है कि ए बी ए एंड, पहले ए बी कर दिया, उसके बाद बाहर ए कर दिया, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए ए बी ए
इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही आना चाहिए। तो ट्रांसपोज कैसे होगा, इसको एक मैट्रिक्स ले लीजिए, इसको एक दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए, तो कैसे लिखेंगे भाई, रिवर्सल रूल ही हो जाएगा, बी ए डैश ए डैश, और इस बी ए डैश को तोड़ेंगे तो ए डैश बी डैश ए डैश, ए डैश ए है, बी डैश बी है, ए डैश ए है। ठीक है जी, इस ए बी ए को मैं लिख सकता हूँ ए, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मतलब ए बी सी को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, या ए बी पहले कर लें और सी बाद में कर लें। इस ए बी सी को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस रिजल्ट इज नोन एज एसोसिएटिव। तो देखिए ये ए बी ए है, अब मुझे ए इस ब्रैकेट में बी ए चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं बाय दिस एसोसिएटिव लॉ। तो ए इंटू बी ए डैश का अगर हमने ट्रांसपोज निकाला तो यही मैट्रिक्स मिल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए बी ए है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, ये तो बात पहली सही हो गई। अब दूसरा इसको देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। तो ए बी ए, अब इसका जो है आप ट्रांसपोज निकालिए, ये हो जाएगा ए डैश, और ये हो गया ए बी डैश, ये हो गया ए, और ये होगा बी डैश ए डैश, तो ए बी ए हो गया। अब मुझे ए बी ए चाहिए, तो एस बाय दिस रिजल्ट मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ए बी पहले लिख सकता हूं ब्रैकेट में, उसके बाद ए बाहर कर सकता हूं। तो इस ए बी ए ब्रैकेट में ऐसे लिखना, मतलब ए बी इंटू ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जो ए बी इंटू ए ऐसे है इज आल्सो सिमेट्रिक एस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो असर्शन है वो सही है। अब रीजन में है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विथ बी इज कम्यूटेटिव। तो देखते हैं ए बी को सिमेट्रिक कब होगा, ए बी डैश बी डैश ए डैश, और ए बी सिमेट्रिक दिए हैं तो ए बी ए हो गया। ठीक है जी, अब इस ए बी डैश को मैं ए बी तब लिख सकता हूं जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, और ए बी इज इक्वल टू बी ए का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है। तो ठीक है, तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट ये होने से ये होगा नहीं, या इसमें और इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो जो रीजन था असर्शंस को क्लियरली एक्सप्लेन करता, ये तो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक तब होगा जब ये कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, बात सही है, लेकिन यहाँ कम्यूटेटिव है या नहीं, ए बी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, कम्यूटेटिव हो या ना हो। हमने प्रूफ किया ना कि ए बी कम्यूटेटिव है या नहीं है, बट ए इंटू बी ए एंड ए बी इंटू ए बोथ आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रीजन इसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता है, ये दोनों ट्रू है बट नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड। तो इसका ऑप्शन बी इज ट्रू हियर, कि ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चंस थे हमारे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया मैट्रिसेस पे, और हम लोगों की बात ये समाप्त होती है। जो मैट्रिक्स पे हमारे असर्शंस और रीजन्स पे जो क्वेश्चंस है, दिस इज द फिनिश हियर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस मैट्रिक्स में असर्शन रीजन फंसा रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। वहाँ क्वेश्चंस को लिखिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम उसका डेफिनेटली जवाब देंगे। तो थैंक यू, जय।